जीवनी रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका जन्म 1902 में हुआ और इनकी मृत्यु 1968 में। 1902 में इनका जन्म हुआ, 1968 में इनकी मृत्यु हुई। अब इनका जीवन परिचय है। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के वेनीपुर ग्राम के एक कृषक परिवार में सन 1902 ईस्वी में हुआ था। यानी कि इनका जो जन्म हुआ था, मुजफ्फरपुर जिले का नाम है, उसमें एक गांव है जिसका नाम वेनीपुर है, और एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ, जिस जो कि 1902 में इनका जन्म हुआ था। और बचपन में ही इनके माता पिता के स्वर्गवासी हो जाने के कारण, यानी कि बचपन में ही इनके माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे, तो जिसके कारण इनका लालन पालन मौसी ने किया, तो उन्हें पाला पोसा उनकी मौसी ने। सन 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर ये अध्ययन छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गए। यानी कि 1902 में इनका जन्म हुआ था, 1920 1920 में 18 साल के थे तो गांधी जी के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा और उस आंदोलन के अंदर शामिल हो गए। इसी बीच मैट्रिक के पश्चात इन्होंने अध्ययन छोड़ दिया। मैट्रिक मतलब टेंथ के बाद इन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया। बाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन की विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की एक परीक्षा उत्तीर्ण की जिसका नाम है विशारद, ठीक है, उसमें इन्होंने पढ़ाई करी। पत्र पत्रिकाओं में लिखकर अपना स्वयं संपादन करके इन्होंने पत्र पत्रिका मैगजीन्स वगैरह लिखना शुरू किया, और उनका संपादन मतलब उनकी एडिटिंग भी खुद करने लगे। पत्र पत्रिकाओं में लिखकर तथा स्वयं संपादन करके साहित्य देशवासियों में देशभक्ति की ज्वाला भड़काने के आरोप में इन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा। इन्होंने पत्र पत्रिकाएं लिखना शुरू किया, उनका संपादन किया, जिससे कि देशवासियों के अंदर, जो देश में लोग, जो देश के लोग हैं, उनके अंदर देशभक्ति की ज्वाला भड़के। और इस ज्वाला को भड़काने के आरोप में अंग्रेजों की नज़रों में तो ये जुल्म था, तो इसी आरोप में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। सन 1931 ईस्वी में उन्होंने समाजवादी दल की स्थापना की, और सन 1957 ईस्वी में इस दल के प्रत्याशी के रूप में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। मतलब विधानसभा के लिए इन्होंने वो चुनाव लड़ा, और वहाँ पर उसका सदस्य, वो उनके सदस्य के रूप में इसको निर्वाचित भी किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने अपनी साधना का पुरस्कार नहीं चाहा। मतलब जब स्वतंत्रता मिल गई तो इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, कई बार जेल गए, लोगों के अंदर उत्साह बढ़ाया, बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बदले में इन्हें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए था, बल्कि ख्याति एवं पद के पीछे दौड़ने वालों को देखकर ये दुखी होते थे। मतलब जो लोग नाम के पीछे भाग रहे हैं कि हाँ ये मैंने किया है तो मेरा नाम होना चाहिए इसके लिए, उन लोगों को देखकर वो दुखी होते थे कि लोग ऐसा क्यों चाहते हैं। अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो उनके अपने मन की संतुष्टि के लिए किया है, उसके लिए नाम मिले ये ज़रूरी तो नहीं। सचमुच में ये नींव की ईंट बनना चाहते थे। नींव की ईंट किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वो पूरी बिल्डिंग को पकड़ के रखती है, ठीक है, उसकी तारीफ कोई नहीं करता। तो वो नींव की ईंट बनना चाहते थे जिसके ऊपर सारी इमारत टिकी रहती है। भाषा, साहित्य, समाज और देश की सेवा, सम्मान, उत्साह से एक साथ करने वाले बेनीपुरी जी का 7 सितंबर 1968 को निधन हो गया। मतलब ऐसे महान नेता हमारे 7 सितंबर 1968 को स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद इनके साहित्य परिचय, साहित्यिक परिचय के, तो इनका जीवन परिचय हुआ। अब साहित्यिक परिचय मतलब साहित्य में उनका क्या क्या योगदान रहा वो बताना है। बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्य सेवी थे। मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिभा थी, अलग अलग तरह की प्रतिभा उनके अंदर थी, अलग अलग तरह का टैलेंट था उनके अंदर। साहित्य सेवी थे, मतलब साहित्य की उन्होंने बहुत सेवा की, बहुत कुछ योगदान दिया। इन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखा चित्र, यात्रा विवरण, संस्मरण एवं निबंध आदि गद्य विधाओं में विपुल साहित्य की रचना की। मतलब बहुत सारे साहित्य इन्होंने लिखे इन सभी टॉपिक्स पर। 15 वर्ष की अल्प आयु से ही इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में लिखना प्रारंभ कर दिया था। मतलब जो मैगजीन वगैरह के लिए लिखना था इन्होंने 15, जब वो 15 ईयर्स के थे, जब 15 साल के थे, तभी से उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखना शुरू कर दिया था। पत्रकारिता तो इनकी साहित्य साधना के मूल में थी। मतलब इनकी जो साहित्य साधना, उसकी जड़, मूल मतलब जो जड़ है वो साहित्य साधना ही है, ठीक है, वो पत्रकारिता ही है। पत्रकारिता, मैगजीन्स के लिए लिखना, न्यूज़पेपर के लिए लिखना, ये उनके साहित्य साधना की एक जड़ है। बिहार में हिंदी प्रसार का कार्य इनके निर्देशन में बड़ी सक्रियता से चलता रहा। जो बिहार में
हिंदी को आगे बढ़ाने का काम था वो इन्होंने ही शुरू किया था। इनके इशारों पर लोग करते थे, इनके कहने पर लोग करते थे। वो चलता रहा बिहार के अंदर। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना में भी इनका विशेष योगदान रहा। वहाँ पर जो हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई वो भी इन्हीं की वजह से हुई, रामवृक्ष बेनीपुरी की वजह से। इनके द्वारा लिखे गए रेखा चित्र एवं यात्रा वर्णन हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। मतलब जो उन्होंने रेखा चित्र और यात्रा वर्णन लिखे हैं हिंदी साहित्य के अंदर, जो रेखा चित्र और यात्रा वर्णन इन्होंने लिखे हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, वो सबसे अलग है। इनका पूरा साहित्य बेनीपुरी ग्रंथावली के रूप में कई खंडों में प्रकाशित हो चुका है। मतलब इन्होंने जो भी लिखा है सब कुछ वो बेनीपुरी ग्रंथावली एक बुक है, मैगजीन है, जिसके अंदर सारी चीज़ें प्रकाशित छपी हुई हैं, सारी चीज़ें आई हुई हैं। अब इनकी कृतियाँ, बेनीपुरी जी की मुख्य कृतियाँ कौन सी हैं, क्या क्या लिखा है उन्होंने। जैसे उपन्यास में उन्होंने लिखा पतितों के देश में। पतित वो होते हैं जो बिल्कुल गड्ढे में गिर गए हैं। ठीक है, तो पहला उपन्यास, एक उपन्यास है इनका जिसका नाम है पतितों के देश में। मतलब देश में जो लोग रहते हैं उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना बिल्कुल बची ही नहीं, बिल्कुल गड्ढे में गिर चुके हैं। ठीक है, तो इन्होंने स्वतंत्रता के समय में ऐसा उपन्यास लिखा था। फिर है कहानी संग्रह। कहानी संग्रह में इनकी कहानी है चिता के फूल। फिर निबंध संग्रह है। निबंध कौन कौन से हैं, गेहूं और गुलाब, मशाल, वंदे वाणी विनायको। इनके निबंधों में प्रतीकात्मक भाषा की चित्रात्मकता अधिक पाई जाती है। मतलब जो निबंध लिखते हैं उसके अंदर वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं जो किसी ना किसी को उसका प्रतीक मानते हैं, कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देके वो लिखना चाहते हैं, किसी न किसी चीज़ का कंपैरिजन दिखाना चाहते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रतीकात्मक भाषा की चित्रात्मकता। ठीक है, किसी प्रतीक के रूप में उसको सामने चित्रित करना, विजुअलाइज करना। फिर है रेखा चित्र। रेखा चित्र में है माटी की मूर्तें। ठीक है, लाल तारा, दो रेखा चित्र है, माटी की मूर्तें और लाल तारा। फिर संस्मरण। संस्मरण मतलब यादें होती हैं। संस्मरण में इन्होंने लिखा मील के पत्थर तथा जंजीर। मील के पत्थर तथा जंजीर की दीवारों में भावनात्मक शैली के में लेखक ने अपने जीवन के संस्मरण प्रस्तुत किए। मतलब ये दो लिखे हैं उन्होंने, मील के पत्थर और जंजीर की दीवारें। इन दोनों में अपने जीवन की कुछ यादें उन्होंने दिखाई हैं, लिखी हैं। ये संस्मरण हुए इनके। इसके बाद है यात्रा वृत्तांत, कहीं गए उस यात्रा का वर्णन करना। तो इन्होंने लिखा था पैरों में पंख बांधकर ओरे उड़ते चल। ठीक है, वो कहता पैरों में पंख बांधकर तू उड़ता चल। ये इनका यात्रा वृत्तांत है जिन्होंने अपनी ही यात्रा के बारे में बताया इन्होंने। फिर जीवनी, इन्होंने कुछ लोगों की जीवनियां भी लिखी। कार्ल मार्क्स की लिखी, जयप्रकाश नारायण, महाराणा प्रताप सिंह, 3 जीवनियां लिखी इन्होंने। कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण, महाराणा प्रताप सिंह। फिर है नाटक। नाटक है अम्बपाली, सीता की माँ और राम राज्य। 3 नाटक लिखे हैं, अम्बपाली, सीता की माँ और राम राज्य। ठीक है, फिर संपादन। संपादन में क्या है, बालक अरुण भारत युवक नाम है ये संपादन का, बालक अरुण भारत युवक, किसान मित्र, करमवीर, कैदी, जनता, हिमालय, नई धारा आदि। मतलब ज़्यादातर इन्होंने संपादन ही लिखना शुरू किया था, शुरू में ही संपादन की कार्य करना, तो इसलिए संपादन के ज़्यादा हैं, जिसमें है बालक अरुण भारत युवक, किसान मित्र, करमवीर, कैदी, जनता, हिमालय और नई धारा। नई धारा में चुन्नू मुन्नू आदि। भाषा शैली। अब भाषा शैली कैसी है, बेनीपुरी जी की भाषा शैली नितांत मौलिक है, मतलब बिल्कुल बेसिक है। जिस जगह के लिए लिख रहे हैं उस जगह की नॉर्मल भाषा इन्होंने इस्तेमाल की है। इनकी भाषा व्यवहारिक है, मतलब जो लोग इस्तेमाल करते हैं, व्यवहारिक का मतलब जो आम बोलचाल की भाषा होती है वो व्यवहारिक होती है। और शब्द चयन चमत्कारिक है, और शब्द ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिससे चमत्कार उत्पन्न होता है, लोगों के अंदर इंप्रेशन पड़ता है। भाव, प्रसंग एवं विषय के अनुयप, तत्सम, तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी आदि शब्दों का ऐसा सटीक सा प्रयोग करते हैं कि पाठक विस्मय में पड़ जाता है, मतलब अचंभे में, हैरानी में पड़ जाता है कि कोई इतने सारे शब्द कैसे इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए इन्हें शब्दों का जादूगर भी कहा जाता है। मुहावरे एवं कहावतों का प्रयोग भी इन्होंने किया है।
लाक्षणिकता, व्यंग्यात्मकता, ध्वन्यात्मकता, सौष्ठव, प्रतीकात्मकता एवं अलंकारिता के कारण इनकी भाषा में अद्भुत लालित्य, मतलब एक नयापन, प्रवाह, अर्थ गांभीर्य उत्पन्न होता है। छोटे छोटे वाक्य गहरी अर्थाभिव्यक्ति के कारण बहुत तीखी चोट करते हैं, मतलब वाक्य बड़े छोटे छोटे हैं लेकिन असर बहुत गहरा पड़ता है उनका। ठीक है, इनकी रचनाओं के विषय के अनुरूप, अब इनकी रचना के विषय क्या क्या है? वर्णनात्मक, एक्सप्लेनेशन, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करना। भावात्मक, मतलब उसका एक इमोशनल पहलू क्या है, ठीक है, उस चीज को व्यक्त करना। आलोचनात्मक, कंपैरिजन, आलोचना करना, ठीक है, किसी ने लिखा है तो उसके अगेंस्ट जाना, वो होता है आलोचनात्मक, कंपैरिजन बोल सकते हैं इसको। प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक मतलब किसी का एग्जाम्पल देकर के किसी को समझाना, प्रतीक दिखाना किसी चीज का। अलंकारिक, अलंकारों का इस्तेमाल करना, उपमा, अनुप्रास, श्लेष, बहुत सारे अलंकार होते हैं तो उन अलंकारों का प्रयोग अलंकारिक होती इनकी। व्यंग्यात्मक, व्यंग्यात्मक मतलब किसी बात पर व्यंग करना, मतलब होता है ना, किसी कभी कभी किसी बात को लेकर, हाँ हमें पता है होगा, ताना देना, एक तरह से उल्हाना देना, व्यंग्यात्मक होता है। ठीक है, व्यंग होता है उसको, मतलब हंसी हंसी में ताना दे जाना। फिर होता है चित्रात्मक शैली के दर्शन होते हैं। चित्रात्मक शैली मतलब शैली ऐसी है कि उसका चित्र हमारी आंखों के सामने उभर कर आता है, इस तरीके से वो लिखते हैं। भाषा, भाषा जो है वो सरल है, बोधगम्य, बोधगम्य मतलब किसी को भी समझ आ सकती है, कहने का मतलब क्या है वो तब बोधगम्य। फिर प्रवाहयुक्त खड़ी बोली, प्रवाहयुक्त खड़ी बोली मतलब फ्लो में चलती है, उनकी जो भाषा है वो एकदम फ्लो में चलती है, कहीं पर रुकती नहीं है, बोरिंग नहीं होती, वो होती है प्रवाहयुक्त खड़ी बोली। अब राम वृक्ष बेनीपुरी जी तो जो थे वो शुल्कोत्तर युग के लेखक थे, शुक्ल के बाद जो लेखक आने वाले युग थे उन उस युग के लेखक थे राम वृक्ष बेनीपुरी।